हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। तुर्की के ज़रिए नगोर्नो कराबाख मामले में अज़रबैजान की सपोर्ट किए जाने और हाल ही में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून मामले में सख्त रवैया अपनाए जाने के बाद अब यूरोपीय यूनियन के ज़रिए तुर्की और अज़रबैजान दोनों मुल्कों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। तुर्की पर पाबंदियों की कोशिश है और नगोर्नो कराबाख को एक अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इस पर तुर्की और अज़रबैजान ने सख्त रद्द अमल दिया है। हकीकत यह है कि नगोर्नो कराबाख के इलाके अज़रबैजान को वापस देना अभी तक यूरोप कबूल नहीं कर सका है, जिसके बारे में 10 नवंबर को रूस के मीडिएशन से अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच जंगबंदी का समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत अब तक अदगम और कलबाजार इलाके अज़रबैजान को वापस सौंपे जा चुके हैं। अभी एक और इलाका 1 दिसंबर को वापस होने वाला है। तुर्की के खिलाफ यूरोप ऐसे वक्त में सख्त कदम उठाने के इशारे दे रहा है, जबकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तुर्की समेत 13 मुस्लिम मुल्कों के लोगों को वीज़ा देना बंद कर दिया है। अबू धाबी में इजरायली लगातार पहुंच रहे हैं। खबर काफ़ी दिलचस्प है और इन्फॉर्मेशन से भरपूर है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करके पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तुर्की की कार्रवाइयों की वजह से तुर्की के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाए जाने की मांग की है। इस रेजोल्यूशन में जो 3 के मुकाबले में 631 की भारी तादाद के वोटों से पास हुआ है, कहा गया है कि यूरोपीय लीडर्स को फौरी तौर पर मैदान में आना चाहिए और पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तुर्की की कार्रवाइयों के जवाब में उसके खिलाफ सख्त पाबंदियां लगानी चाहिए। यूरोपीय पार्लियामेंट ने इस रेजोल्यूशन में, जो रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस की सरकार के दबाव की वजह पेश और पास की गई है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन समंदर में गैस की तलाश के लिए तुर्की की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया गया है। आपको बता दूं कि हालिया हफ्तों में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन समंदर के इलाके में तुर्की के ज़रिए ईंधन की तलाश से जुड़ी सरगर्मियां और खुदाई शुरू करने की वजह से तनाव काफ़ी बढ़ गया है। यूनान, फ्रांस और कई दूसरे यूरोपीय मुल्कों का दावा है कि तुर्की की ये सरगर्मियां गैर कानूनी और तनाव बढ़ाने वाली हैं और उन्होंने इसके लिए तुर्की को वार्निंग भी दी है। दूसरी तरफ तुर्की का कहना है कि वो सिर्फ मेडिटेरेनियन समंदर से अपने हक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस समंदर में तेल और गैस के सोर्सेज के बारे में तुर्की और यूनान के बीच गहरा इख्तलाफ है। दूसरा अहम वाक़या यह है कि फ्रांस की सीनेट ने अज़रबैजान के आर्मीनिया के खिलाफ हालिया जंग में जीतने के बाद, जबकि नगोर्नो कराबाख के इलाके आर्मीनिया एक समझौते के तहत अज़रबैजान को वापस हैंडओवर कर रहा है, नगोर्नो कराबाख को अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम करने के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया है। इसके बाद अज़रबैजान की हुकूमत ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। नगोर्नो कराबाख को एक आज़ाद इकाई के तौर पर रिकॉग्नाइज करने वाले फ्रांस की सीनेट के मसौदा रेजोल्यूशन के ज़रिए तस्लीम करने पर फ्रांस को प्रोटेस्ट नोट भेजा है। कल 26 नवंबर थर्सडे को अज़रबैजान ने फ्रांसीसी एम्बेसडर ज़ाचरी ग्रास को अज़रबैजान ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया। ये खबर आज़र न्यूज़ ने बाकू से दी है। अज़रबैजान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से प्रोटेस्ट नोट्स में कहा गया है कि वो इस रेजोल्यूशन पर सख्त प्रोटेस्ट करता है, जो इंटरनेशनल कानून के मानदंडों और उसूलों के खिलाफ है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस चार्टर, हेलसिंकी डिक्लेरेशन और 1993 में पास किए गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए रेजोल्यूशन
भी शामिल हैं। इसके अलावा कल थर्सडे 26 नवंबर को अज़रबैजान की पार्लियामेंट ने भी फ्रांसीसी सीनेट के जरिए नगोर्नो काराबाख को अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम किए जाने के रेजोल्यूशन को खारिज कर दिया है। तुर्की के बड़े अखबार हुर्रियत ने रिपोर्ट दी है कि फ्रांस के सीनेट का ये कदम यूरोपीय यूनियन की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी पर दुनिया के बारे में स्ट्रेटेजी के तहत फ्रांस के जरिए किए गए वादों के मुताबिक नहीं है, जिसमें यूरोपीय यूनियन काउंसिल के जरिए 2016 के बाद से लगातार अपनाई गई मुल्कों की इलाकाई अखंडता पर दस्तावेज शामिल हैं। आपको याद दिला दूं कि यूरोप की तरफ से तुर्की के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां हो रही हैं। हाल ही में तुर्की के समंदरी जहाज को जो लीबिया के मिसराता शहर की तरफ जा रहा था, जर्मन जंगी जहाज ने बीच में ही रोक लिया और तुर्की के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से छानबीन की। कुछ लोगों का कहना है कि यह बहुत बड़ा वाकया है जो फौजी टकराव की हद तक आगे जा सकता है। तुर्क सरकार ने अपने सरकारी बयान में इस वाक़े को जर्मनी के जरिए इंटरनेशनल कानूनों की खुली खिलाफ वर्जी बताया था। इस वाक़े पर तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हुलसी अकार ने इसे इंटरनेशनल कानून और तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी बताया था। तुर्की की राजधानी अंकारा में ट्यूसडे को अखबार वालों से बात करते हुए अकार ने कहा कि इंटरनेशनल वाटर में इस तरह से जहाज को रोकने के लिए जिस मुल्क के झंडे के साथ जहाज है उसकी इजाज़त ज़रूरी होती है। उन्होंने ये जोर देकर कहा कि इस जहाज़ में खाने पीने का सामान लीबिया जा रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि तुर्की के कारोबारी जहाज़ों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि हमारे दोस्त मुल्कों के बयानात भी हकीकत के ख़िलाफ़ हैं। इसी बीच तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चुवुशोगलू ने ट्यूसडे देर रात एक बयान में कहा था कि तुर्की इरिनी ऑपरेशन ग्रुप के जरिए की गई कार्रवाई का मुनासिब जवाब देगा। तुर्की ने इस वाक़े को कंडम करते हुए कहा कि ऑपरेशन इरिनी एक बायस मिशन है जो तुर्की और लीबिया में इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड यानी जीएनए को निशाना बनाता है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि हम इस वाक़े पर सियासी कदम उठाएंगे और इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान की तरफ से जो भी ज़रूरी होगा हम करेंगे। तुर्की के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने एक बयान में ये भी कहा था कि हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लीबिया की जीएनए सरकार से इजाज़त हासिल करने के लिए अपने रेजोल्यूशन नंबर 2292 में ज़रूरी बना दिया था, लेकिन ऑपरेशन इरिनी को यूरोपीय यूनियन के ज़रिए 2020 में लीबिया सरकार की इजाज़त के बगैर शुरू कर दिया गया था। इस बीच यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में तुर्की की बढ़ती हुई सरगर्मियों को देखते हुए तुर्की के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों के लगाने की धमकी भी दी थी। इसी के बाद यूरोपीय पार्लियामेंट ने ये रेजोल्यूशन पास किया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि यूरोपीय यूनियन के लीडर्स 10-11 दिसंबर की बैठक में इस मामले पर फैसला करेंगे। तुर्की के खिलाफ नाराज़गी की कई वजह हैं, जिनमें हाल ही में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून के बाद में रजब तैयब अर्दगान के जरिए फ्रांस के सामान के बायकॉट की अपील और उसके अलावा कई और वाक़यात हैं, जिसमें हागिया सूफिया मस्जिद को वापस म्यूज़ियम से मस्जिद बनाने का उनका फैसला था। हाल ही में तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पोम्पियो के मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाके के दौरे की मजम्मत करते हुए कहा था कि पोम्पियो ने बहुत ख़तरनाक कदम उठाया है। फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया था कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में साफ कहा गया है कि फ़िलिस्तीनी ज़मीनों पर इजरायली बस्तियों का बनाया जाना पूरी तरह गैर कानूनी है। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2334 है, जिसका एक परमानेंट मेंबर खुद अमेरिका है। तुर्क फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये दौरा इजराइल की गैर कानूनी हरकतों को अप्रूव करने की कोशिश है। आपको याद दिला दूं कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने अमेरिका के सबसे बड़े विरोधी ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी से अक्टूबर में टेलीफोन पर बात की थी, जिसमें तुर्की ने अमेरिकी पाबंदियों के मुकाबले में ईरान का साथ देने का यकीन दिलाया था। दोनों लीडर्स ने आपसी ताल्लुकात को और मजबूत करने पर जोर दिया था।
दोनों ने अपने आपसी ताल्लुकात को दूसरे पड़ोसी मुल्कों के लिए नमूना बताया और दोनों मुल्कों के बीच होने वाले समझौतों, खासतौर से तिजारत और बैंकिंग समझौतों को बहुत जल्द लागू किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। रूहानी ने उस वक्त कहा था कि इलाके के दो मजबूत मुल्क होने के नाते ईरान और तुर्की और इसी तरह रूस इलाके में अमन और स्टेबिलिटी बहाल करने में मदद कर सकते हैं। सीरिया क्राइसिस के हल के लिए इन तीनों मुल्कों का आपसी कोऑपरेशन जारी रहना बेहद ज़रूरी है। इस टेलीफोनी बातचीत में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने भी ईरान को तुर्की का बेहतरीन दोस्त और पड़ोसी बताया और कहा कि तुर्की अमरीकी पाबंदियों के मुकाबले में ईरान का सपोर्ट जारी रखेगा और पहले की तरह तिजारती ताल्लुकात को और मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगा। इस वाक़े के बाद कई एक्सपर्ट्स ने यह बात कही थी कि तुर्की और ईरान ने शिया और सुन्नी के फ़र्क को कम करने के लिए बेहतरीन नमूना पेश किया है। इसी बीच तुर्की के बड़े अखबार सबाह ने एक ओपिनियन आर्टिकल में लिखा है कि पिछले कुछ हफ्तों से आर्मीनियाई कब्जे के 30 लंबे बरसों से नगोर्नो काराबाख की आज़ादी के साथ अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच का झगड़ा ख़त्म होने के साथ एक नया दौर शुरू हो रहा है। इलाके में अमन और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए तुर्की और रूसी फौजियों को तैनात किया गया है। इस तैनाती ने तुर्की और रूस को सीरिया में साझा तजुर्बात के बाद उनके कोऑपरेशन के इम्तहान के लिए एक नई जगह मिली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंकारा और मॉस्को दोनों एक दूसरे के मकसद और सिक्योरिटी इंटरेस्ट से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, जिससे उन्हें एक साथ काम करने में मदद मिलती है। भले ही अज़रबैजान और आर्मीनिया के मामले में दोनों के बीच कुछ इख्तलाफ हों, लेकिन फिर भी कामयाबी मिली है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि सिर्फ 5 दिन पहले ही तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा था कि हमें अपनी मेंबरशिप देकर यूरोपीय यूनियन को अपना वादा पूरा करना चाहिए। तुर्की की अनातोली समाचार एजेंसी के मुताबिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की एक मीटिंग में बोलते हुए अर्दगान ने कहा था कि यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को अपनी मेंबरशिप देने का वादा किया था, जिसे उसे निभाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ऐसे में हम ज़्यादा असरदार तरीके से कोऑपरेशन कर सकते हैं। इससे पहले अर्दगान ने मई के महीने में यूरोपीय संघ को खत भेजकर तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने की अपील की थी। आपको याद दिला दूं कि 14 अप्रैल 1987 को तुर्की ने सरकारी तौर पर यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की दरख्वास्त दी थी। 12 दिसंबर 1999 को तुर्की को बाकायदा तौर पर यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप हासिल करने वाले उम्मीदवार के तौर पर चुना गया था। बाद में अक्टूबर 2005 से तुर्की को मेंबरशिप दिए जाने के बारे में बातचीत शुरू की गई थी। इसके बावजूद तुर्की को यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप मिलने में कुछ रुकावटें अब भी मौजूद हैं, जिनमें से एक तुर्की और यूनान के बीच साइप्रस पर जारी झगड़ा है। हाल ही में तुर्की और यूनान के बीच बढ़ते इख्तलाफ की वजह से यूरोपीय यूनियन के जिम्मेदारों ने दिसंबर में इस यूनियन की होने वाली बैठक में तुर्की के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने का मन बना लिया है और इसकी तैयारी यूरोपीय पार्लियामेंट में पास किए गए इस रेजोल्यूशन से हुई है। आपने देखा कि तुर्की और अज़रबैजान के खिलाफ यूरोप के मुल्क किस हद तक इकट्ठे हो रहे हैं। अज़रबैजान की आर्मीनिया के खिलाफ जंग में कामयाबी और नगोर्नो काराबाख की अज़रबैजान को वापसी और साथ ही तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के ज़रिए अज़रबैजान को सपोर्ट, ये सब ऐसे वाक़यात हैं जिससे यूरोप परेशान नज़र आ रहा है। हालांकि यूरोपीय पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन अमल के लिए पाबंद नहीं है, लेकिन फिर भी इन मुल्कों की मर्जी तो साफ नज़र आ रही है। फ्रांस की सीनेट के ज़रिए नगोर्नो काराबाख को अलग मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज करने के प्रपोजल से ये मामला और उलझाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है कि अमेरिका और सभी वेस्टर्न मुल्कों को सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों जैसे गुलामों की ज़रूरत है। उन्हें अपने हक मांगने वाले पसंद नहीं हैं। रजब तैयब अर्दगान अब नगोर्नो काराबाख की कामयाबी के बाद ऐसा लगता है कि साइप्रस में अपने दावों पर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए पाबंदियां लगाकर उनके पर काटने की तैयारी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।